अहंकारी, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता और ज्ञान के लिए मुझे अपमान किया है, वो सुंदरता तो रहेगी, परंतु वो तेरे प्राण के लिए खतरा होगा। और जिस बुद्धि और ज्ञान का घमंड करता है, वो ज्ञान तू कभी स्वयं के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। तू एक तोता पक्षी बन जाएगा और इसी नीलगिरी जंगल में बरसों तक रह जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति एक तोता में बदल गया। तोता में बदलते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये क्या किया आपने साधु महाराज? मेरा इच्छा आपके हृदय को दुख देना नहीं था महाराज। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कृपया मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। मुझे आपको एक बार समझाने की प्रयास तो करने दीजिए। मुझसे भूल हो गई स्वामी, कृपया मुझे इतनी बड़ी दंड मत दीजिए। तोता के कई बार विनती करने के बाद साधु महाराज उस पर दया दिखा के उससे धीरे धीरे कुछ कहने लगे और कुछ समय बाद वे वहाँ से चले गए। एक गांव के छोर पर छोटा सा कस्बा था, जहाँ रधिया नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। उसके पास 2 गाय थी और उन्हीं से वे दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। सुनिए, आज मैं स्पष्ट बोल रही हूँ। अब मुझसे ये रोज का डर छुपाया नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं ना, दोनों गाय पहले जैसी नहीं रही। दूध कम हो गया है, खाना ढंग से खा नहीं पा रही। और जब जानवर कमजोर होता है तो सबसे पहले घर की हालत बिगड़ती है। पशुपति क्रोधित हो जाते हैं। जी, मैं रोज देखता हूँ सुमति, जब मैं इन्हें जंगल ले जाता हूँ तो ये इधर उधर बस मुंह उठाकर देखती रहती है। पहले घास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब घास ढूंढनी पड़ती है। लगता है मुझे अब नीलगिरी में ही अपना किस्मत ढूंढने जाना होगा। अरे अरे नहीं जी, नीलगिरी नहीं, हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ भी हो जाए, आप उस वन में मत जाना। हमें नहीं चाहिए ज्यादा धन, हम ऐसे ही खुश रह सकते हैं। सच कहूँ तो अब जंगल से ज्यादा मुझे अपने हालात डराने लगे हैं। रधिया बस उस दिन अपनी पत्नी को इतना बोल के गाय को लेके जंगल निकलता है। कुछ समय बाद वो जंगल पहुंचता है और अपने गाय को घास चरने देती है। तुम दोनों मेरी किस्मत हो। अगर तुम खाओगी तो घर चलेगा, अगर तुम कमजोर हुई तो समझ लेना कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। पर आज सवाल ये है कि मैं तुम्हें खिलाने के लिए आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? उसकी गाय इधर उधर घास चरने जाती है। वो चारों तरफ देखता है और बड़ी सी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। इंसान मजबूरी में वही रास्ता चुनता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। अब तो मुझे भी वही करना होगा जो काम मैं करने से डरता हूँ। अब तो ये जंगल भी मुझे रोज ये एहसास दिला रहा है कि यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे खत्म होना। रधिया ये सब सोच के दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी दूर से रघु, जो कि रधिया का बचपन का मित्र था, वो सूखी लकड़ियां ले आ रहा था। रघु रधिया को देख के उसके पास लकड़ियों को रखता है और उसके साथ बैठ जाता है। अरे रधिया, इतना दुखी क्यों है मित्र? तेरे चेहरे को देखकर ही समझ गया कि तुझे कोई चिंता सता रही है। बता, क्या बात है? अपने मित्र से तू बोल ही सकता है। अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी रोजी रोटी पर मुसीबत आ चुकी है। मित्र, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। मेरे गाय तो अब दिन ब दिन ताजी घास न मिलने की वजह से कमजोर हो जा रही है। अब दूध भी कम देने लगी है। गाय का तो ऐसा हो गया है कि अपने बच्चों को दूध पिलाए या हमको दूध दे। मुझे तो अब कोई मुश्किल सिद्धांत लेना ही होगा। हाँ, अब ये जंगल सूख रहा है, बहुत से पेड़ सूख के मर गए हैं। मैं ये सब लकड़ियां वहीं से ले आया हूं। लेकिन तू क्या करेगा अब? क्या सोचा है तूने? सोच लिया है कि अब यहीं अटका नहीं रह सकता? तो किधर जाएगा? मुझे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दक्षिण दिशा और जंगल नीलगिरी। रघु एकदम चुप हो गया और हैरानी से बोला, तू जानता है ना कि उस जंगल का नाम लोग मुंह से लेने से भी डरते हैं। वहां की लोकथा क्या रहती है? अरे हमारे राज्य के महाराज ने तो गांव के किसी निवासी को उस जंगल में जाने से मना किया है। अगर वहां किसी के साथ कुछ हो जाए तो महाराज भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे, कोई मदद नहीं करेगा। डरने वाले पेट भरे लोग होते हैं रघु। भूखे आदमी के पास डर के लिए जगह नहीं बचती
और वैसे भी वो सब बस लोक कथाएं हैं। वहां न मुझे कुछ होगा, ना ही मेरी गाय को। अरे गाय का तो पता नहीं, वहां कोई हिंसक जानवर नहीं रहता है जो तेरे गाय को नुकसान होगा। नुकसान तो तुझे होगा। सुना है वहां कई मायावी जीव होते हैं। कई तो बोलते हैं वहां बहुत शक्तिशाली और गुस्सैल साधु महाराज भी रहते हैं। वह एक फूंक से किसी भी जीव को भस्म कर सकते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा मित्र, ये सब बस लोग कहते हैं। कई वर्षों से सुनते आया हूं। इतना ही खतरनाक बन होता तो वहां से कोई दुर्घटना की कुछ खबर आती। तू डर मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मित्र, मेरा काम था तुझे चेतावनी देने का, मैंने बोल दी। अब जो भी करना है तू देख ले। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वहां सिर्फ साहस काम नहीं आता है। रघु ये बोल के वहां से चला गया और रधिया थोड़ा चिंता में डूब गया। लेकिन वो नीलगिरी में जाने का मन बना चुका था। कुछ समय बाद संध्या होने से पहले रधिया अपनी गाय को लेके अपने घर चला आता है। शाम को घर के भीतर रधिया सुमति से बोलते हुए, सुमति, मैंने मन बना लिया है, मैं अब से नीलगिरी में ही जाया करूंगा। तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये कैसी जिद पकड़ लिया है आपने? कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे कुछ न कुछ। चारा खरीद लेंगे या रोज पेड़ की पत्तियां खिलाया करेंगे। क्या बोल रही हो सुमति? हम कैसे चारा खरीद सकते हैं? हम तो मुश्किल से खाना जुटा पाते हैं, और पेड़ की पत्तियां कितना खिलाएंगे? कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं पत्तियां लाने? सुमति को रधिया की बात पे सच्चाई दिखी और वो मायूस हो गई। लेकिन वो अपने पति को नीलगिरी जंगल में जाने देना नहीं चाहती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ काम कर लूंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या सुमति? नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाकर कोई भी काम करने नहीं दे सकता। तुम बस घर संभालो, बाकी का मेहनत मैं कर लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे कुछ काम कर लेने से सब ठीक नहीं होगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी दोनों गाय ताजी घास न मिलने की वजह से दुबली पतली होती जा रही है। उनका भी सोचना होगा हमें, नहीं तो हमें पाप लगेगा। बरसों से साथ निभाया है हमारा। सुमति मानना नहीं चाहती थी, लेकिन रधिया के इतना समझाने से वो भी मान जाती है। चलिए आप चले जाना, लेकिन ध्यान रखना वहां आप किसी अनजान शीश को मत छूना और जानवरों से संभल के रहना। अभी चलिए मेरे साथ रसोई में, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, रात के खाने का इंतजाम करना है। दोनों ये सब बातें करके रसोई में रात के खाने की तैयारी करने जाते हैं। अगले दिन रधिया नीलगिरी जंगल की दिशा ओर निकल गया। जंगल उसके गांव छोड़ के दक्षिण ओर था। हरिया जब जंगल के रास्तों में पहुंचा तो उसने ऐसा दृश्य देखा जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़ी बड़ी फूल, ऊंची घास और दिखने में ऐसा जैसे कोई सपनों की नगरी में दाखिल हुआ हो। क्या सुंदर जगह है। लोग तो ऐसे ही डरते हैं, भला ये भी कोई डरने की जगह है? शायद किसी ने जानबूझकर ये सब अफवाह फैलाया है कि इस जंगल को कोई खराब न करे। हे प्यारी जंगल, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे मेरी गाय को घास चराना है, फिर मैं चला जाऊंगा। रधिया अपने मन में ये सब बड़बड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच थोड़ी सी खाली जगह में पहुंच गया और अपनी गाय को घास चरने देकर वो आराम से बैठ गया। रधिया अभी उसी जगह बैठा हुआ जंगल की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हुआ बैठा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। गाय घास चरते चरते कहीं दूर निकल गए थे। रधिया बिल्कुल अकेला था। ये अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसे हवा क्यों चलने लगी? और फिर एकदम से हवा रुक गई। ऐसी खामोशी छा गई कि पत्ते तक हिलना भूल गए। रधिया को लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें गिन रहा हो। तभी उसके पीछे से एक कठोर गूंजती हुई इंसानी आवाज आई। कौन है तू? मनुष्य। रधिया सिहर गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एक सुंदर तोता खड़ा था। पंख फैले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों आग थी जो किसी जानवर की नहीं हो सकती। रधिया उसको देख संदेह की नजर से देखने लगा। वो थोड़ा
इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है? यह आवाज कहाँ से आ रहा है? मैं रदिया हूँ। मैं बस अपनी गाय को घास चराने लाया हूँ। जो भी है सामने आओ। रधिया ने तोता को अनदेखा कर दिया था। उसे लगा कि वो बस एक साधारण सा तोता है। तोता ने गर्दन हल्की सी झुकाई और फिर वही इंसानी आवाज। घास चराने लाया है या अपने प्राणों की आहुति देने आया है? तोता से ये सुन के रधिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आहुति थी? मैं कुछ समझा नहीं। और तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर रहे हो? तोता एक पल चुप रहा, फिर एक कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। समझ आता नहीं है मनुष्य को, इसलिए यहाँ तक आ जाता है। वो पेड़ से नीचे उतरा, धीरे, बहुत धीरे। हर कदम के साथ जमीन कांपती महसूस हो रही थी। क्या तुझे अपने प्राणों की आहुति देने का शौक है, या अपने भय से इतना भाग चुका है कि मृत्यु भी छोटी लगने लगी है? ये सुनकर रधिया का गला डर से सूख गया। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, ना ही मुझे मरने का शौक है। मैं बस एक गरीब सरवाहा हूँ। मेरे घर में भूख है, मेरी गाय कमजोर हो रही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो हम सब धीरे धीरे मर जाते। तोता की आंखों में कुछ पल के लिए कुछ बदला जैसे दर्द, लेकिन अगले ही पल वो फिर कठोर हो गया। तो क्या भय नहीं लगता तुझे? लोग इस जंगल का नाम लेने से भी कांपते हैं, और तू ऐसे बैठा है जैसे ये तेरे पिता की भूमि हो। डर लगता है, लेकिन भूख उससे बड़ी होती है। तोता ने तेज हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ जला हुआ अहंकार था। मनुष्य, तू पहला नहीं है जो ये कह रहा है। रधिया ने साहस जुटाकर पूछा। तुम हो कौन? तोता ने उसकी ओर देखा, लंबी गहरी नजर, मानो उसके भीतर झांक रहा हो। मैं क्या हूं ये जानना तेरे लिए अभी जरूरी नहीं। अभी तू अपना चिंता कर। चला जा यहां से, नहीं तो हमेशा के लिए यही रह जाएगा। जल्दी घर चला जा यहां से, यहां की माया तुझे रास नहीं आएगी। तोता इतना बोल के पलक झपकते ही उड़ के गायब हो गया। रधिया गंभीर चिंता में चला गया। उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। कुछ समय बाद रधिया अपने दोनों गाय को लेके जल्दी जल्दी अपने घर निकल गया। यहाँ तोता उड़ते हुए जंगल के दूसरी जगह आके। कई वर्षों से यहाँ कोई मानव नहीं आया। कितना समय निकल गया, अब याद भी नहीं है। शायद ये भी कोई प्रभु की इच्छा होगी। क्या पता यही वो मानव हो जिसकी मुझे अपेक्षा थी। अगर ये मानव दोबारा इस जंगल में आया तो मुझे समझ आ जाएगा कि यही वो मानव हो सकता है। शाम को रधिया अपने गाय को बांध के घर के भीतर थोड़ा चिंता में बैठा हुआ था, और उसे ऐसे देख सुमति उसके पास आई और बोली, मैं देख रही हूँ जब से आप नीलगिरी से आए हो किसी चिंता में डूबे हुए हो। वहाँ कुछ घटना घटी क्या आपके साथ? अरे नहीं सुमति, ऐसी बात नहीं है। भला वहाँ क्या होगा? लोग तो बस ऐसी ही बातें बनाते रहते हैं। देखो, मैंने अपने गाय को घास चरा के ले आया और खुद भी सही सलामत हूँ। रधिया अपने साथ हुए दिन की उस घटना के बारे में सुमति को कुछ नहीं बताता है, और सुमति भी खुश थी क्योंकि उसका पति नीलगिरी से सही सलामत वापस आ गया था। यहाँ राज्य के राजमहल में महाराज ध्रुवसेन दुखी और चिंता में राज्य मंत्री के साथ बैठे हुए थे। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? क्या कुछ नहीं कर लिया? कितने ज्ञानी वैद्य को दिखा लिया, इन 3 दिनों में कहाँ नहीं गया, परंतु मेरी पुत्री अवंतिका की इलाज नहीं कर पाया। पता नहीं उसे क्या हो गया। अचानक हमारे बगीचे में मूर्छित हुआ और अभी तक निद्रा में है। महाराज, आप ऐसे हताश मत होइए। ईश्वर हमें जरूर कोई ना कोई पथ दिखाएंगे। राजकुमारी अवंतिका पवित्र मन की है, उनके साथ ईश्वर कुछ गलत नहीं कर सकते। राजमहल में रोशनी थी, पर राजा ध्रुवसेन के चेहरे पर अंधेरा था। मंत्री जी, एक राजा अपने राज्य की रक्षा तो कर सकता है, पर अगर अपनी ही बेटी को ना बचा पाए तो उसका मुकुट किस काम का? महाराज, राजकुमारी अवंतिका कोई साधारण कन्या नहीं है। उनके रगों में भी राजघराने की ही रक्त बहता है। वो हार नहीं मानेगी।
वो अपने जीवन के लिए जूझ रही है। वो हमारी अपेक्षा कर रही है। उनके चिकित्सा के लिए हमें तो इस बात का भी आभास हो गया है कि राजकुमारी के ऐसे अचानक मूर्छित होने का भी कोई बड़ी कारण होगी। किसी सीज की संकेत होगा। राजा चौंक कर पलटे। संकेत आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? मंत्री ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, नीलगिरी जंगल वहीं से कई वर्षों पहले राजमहल तक अजीब अजीब घटनाओं की आहट आई थी। संभव है वहीं से किसी शक्ति का प्रभाव हो। क्या नीलगिरी? नीलगिरी से हमारी पुत्री का क्या ताल्लुक? वो तो कभी वहां नहीं गई। वो तो क्या स्वयं हम भी वहां नहीं गए? तो कैसे संभव है कि हमारी पुत्री की रोग नीलगिरी जंगल से जुड़ी है? महाराज, मुझे नहीं पता, परंतु मुझे ऐसा आभास हुआ है। बस लोक कथाएं हैं बहुत उस वन के बारे में, और जिस प्रकार हमारी राजकुमारी मूर्छित हुई है उसे देख कुछ ऐसा ही लगता है, परंतु अभी हम इसे तय नहीं कर सकते। इधर राजमहल से दूर रदिया का घर। रात को रदिया करवटी बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। वही तोता, वही इंसानी आवाज में बोलता तोता। वो अचानक उठ बैठा। वो सपना नहीं था। मैं जानता हूं उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वो तोता, वो सिर्फ एक साधारण तोता नहीं था। रदिया उठा, उन्हें देखा। दोनों गाय आज पहले से बेहतर लग रही थीं। अरे आज तो तुम सब ठीक लग रही हो। कल फिर चलेंगे नीलगिरी और पेट भर खाना तुम लोग। ये बोलते ही उसका मन और बेचैन हो गया। उसके मन में वही तोता बार बार आ रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही रदिया ने फिर वही रास्ता पकड़ लिया। ध्यान रखना जी, आज मन बहुत भारी लग रहा है। कुछ नहीं होगा सुमति, तुम इतना चिंता मत किया करो। इतना कह के रदिया अपने गाय को लेके जंगल की दिशा। नीलगिरी जंगल। आज जंगल और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। रदिया अपने गाय को घास चढ़ने देके आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वो उसी जगह नहीं रुका। आज छुप कर नहीं बैठूंगा। आज उस तोता से साफ बात करूंगा। डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी उस तोता ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाया। काश कि वो तोता मुझे मिल जाए। जरूर उसमें कोई रहस्यमय बात है। रदिया ये सब बातें सोच के जा ही रहा था कि तभी पेड़ों के पीछे से पंखों की सरसराहट आई। रदिया ठिठक गया। मैं आ गया हूं। अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। कुछ पल की खामोशी, फिर वही गूंजती हुई आवाज। मनुष्य तो फिर लौट आया। मानना पड़ेगा तेरे साहस को। अपने प्राण गंवाने का भय नहीं है। इस बार तोता सामने था, पहले से भी ज्यादा भव्य, पर उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, कुछ और था, जैसे कोई इंतजार। मैं डर कर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं। तुम कोई साधारण तोता नहीं हो। तुम में जरूर कोई बात है। और ये जंगल, ये इतना रहस्यमय क्यों है? तोता ने गहरी सांस ली। अगर तूने सच जान लिया तो वापस वही इंसान नहीं रह पाएगा जो आज है। लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुझे अलग समझने लगेंगे। तू मुसीबत में पड़ सकता है। उता के इतना कहते ही हवा फिर से जलने लगी। पत्तियां घूमने लगी। रदिया के रोंगटे खड़े हो गए। रदिया थोड़ा चिंतित होकर बोला, तो फिर तुम मुझे क्यों दिखाई दिए? क्या इसका मतलब मेरा यहाँ आना कोई संयोग नहीं था? क्या तुम मुझे कोई माया से यहाँ ले आए हो? क्या तुमने ही हमारे गांव के पास की जंगल को सुखाया है? तोता ने उसकी ओर देखा, लंबी गहरी नजर। उन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम यहाँ स्वयं आए हो। संयोग कुछ नहीं होता, सब पहले से तय होता है। तू मेरा भाग्य है। तुझे मेरे नियति ने यहाँ खींच लाया है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? भला तुम्हारी किस्मत मुझे क्यों यहाँ खींच लाएगी? मैं तो बस एक साधारण सा चरवाहा हूं। समझ जाएगा बाद में, क्या नियति है और क्या भाग्य। अभी तू ये बता कि तुझे क्या चाहिए। मांग, जो सहायता चाहिए मांग ले। सहायता? मुझे क्या सहायता चाहिए होगा? मुझे तो बस अपने गाय को अच्छे से पेट भर के चराना था।
वो तो इस वन ने कर दिया, बाकी तुम मेरी क्या ही सहायता कर सकते हो। काफी अच्छे मन के हो। लोभ बिल्कुल नहीं है तुम में, परंतु साथ में अहंकार भी है। जो मुझे मेरे वन में आकर पूछ रहे हो कि मैं क्या दे सकता हूं। अरे मानव, मेरे पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज है। शक्तिशाली चीज वो क्या है भला? कोई बहुत बड़ा अस्त्र है क्या, या बहुत से धन? अगर वो सब है तो मुझे ये सब बिना कुछ किए मुफ्त का नहीं चाहिए। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। तोता हंस पड़ा। वो रधिया की बातों से प्रसन्न था, लेकिन रधिया तोता को हंसते देख गुस्सा हो रहा था। काफी अलग मानव प्रतीत होते हो। मैंने अपने जीवन काल में कभी भी तेरे जैसा मानव नहीं देखा था। आज से कुछ वर्ष पहले एक और व्यक्ति आया था इस वन में, परंतु वो लालची और स्वार्थी था। लेकिन तू बहुत अलग है, और मेरे पास ना शक्तिशाली अस्त्र है, ना ही बहुत से धन, परंतु मेरे पास इस धरती का सबसे शक्तिशाली चीज है, और वो है ज्ञान। अगर मेरा ज्ञान तेरे कुछ काम आए तो बता। मुझे तो बस मेरी गाय को ही चराना था। तुम्हारे ज्ञान मेरे कोई काम नहीं आएगा। तोता उसकी बात सुनकर हल्की हंसी हंसने लगा। तभी रधिया बोल पड़ा, हाँ, एक चीज है जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो। हमारे राज्य के राजकुमारी अवंतिका, वो 4 दिन पूर्व ही अपने कक्ष में मूर्छित होकर गिर गए, और अब वो गंभीर निद्रा में है। उन्हें कोई वैद्य, कोई औषधि भी ठीक नहीं कर पाए। अगर तुम कुछ सहायता कर सकते हो तो बोलो। ठीक है, मैं करूंगा सहायता। ऐसा कोई रोग नहीं जो मैं उसका तोड़ नहीं जानता। ऐसा कोई औषधि नहीं जो मैं पहचानता नहीं। तुम एक कार्य करो, तुम अपने महाराज के समक्ष जाओ और उनसे विनती करो कि उनके पुत्री का चिकित्सा तुम्हें करने दे और तुम्हें राजकुमारी के साथ अकेला छोड़े। और तुम राजकुमारी की अवस्था देख के मुझे बताना कि वे कैसी है, किस हालत में है। तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि चिकित्सा करना कैसे है। हाँ ठीक है, अगर ये संभव है तो मैं जरूर राजकुमारी की सहायता करूंगा। परंतु अगर मैं उनकी चिकित्सा ना कर पाया तो शायद से महाराज मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे, और शायद मुझे दंड भी मिल सकता है। तू उन सब परिस्थितियों का चिंता मत कर, मुझ पर विश्वास रख, और मैंने जैसा कहा वैसा कर। ठीक है, मैं आज संध्या को राजमहल जाऊंगा और महाराज से ये विनती करूंगा कि वे अपनी बीमार पुत्री का चिकित्सा मुझे करने दे। इतना कहते ही वो तोता पल भर में रधिया की आंखों से ओझल हो गया। ये कितना अद्भुत तोता है, हर बार ये हैरान कर देता है। पता नहीं है ये तोता है या कोई मायावी दानव, परंतु कुछ भी हो, उसने मुझे अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाया। जो भी है, अब मुझे राजकुमारी अवंतिका की चिकित्सा करने की कोशिश करनी होगी। क्या पता ये रहस्यमय तोता सच में मदद कर सके। रधिया ये सब सोच के अपनी गाय के पास जाके उनको चराते हुए बैठ जाता है। कुछ समय बाद रधिया घर लौट के संध्या को राजमहल के लिए निकला। रधिया राजमहल पहुंचा। राजमहल रोशनी से चकाचौंध था, लेकिन अब भी पूरा राजमहल शांत था, मानो पूरा राजमहल अपनी राजकुमारी के लिए शोक में था। कुछ समय बाद रधिया को महाराज ध्रुवसेन से मिलने का अवसर मिला। महल का एक साधारण कक्ष। राजा ध्रुवसेन चिंतित मुद्रा में बैठे थे। मंत्री पास ही खड़े थे। क्या तुम वही चरवाहा हो जो मेरी पुत्री की रोग को ठीक करने का दावा कर रहे हो? जी महाराज, परंतु मैं केवल उन्हें देखना चाहता हूँ। मुझे पहले उनको देखना होगा, उसके बाद मैं कोई उपचार बता पाऊंगा। कृपया आप मुझे उनको एक बार देखने दीजिए। राजा ने मंत्री की ओर देखा। महाराज, समय बहुत कम है, हमें इस पर भी एक बार विश्वास करके देखना होगा। मंत्री की बात सुन के राजा ने हल्की सी स्वीकृति में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, पर शीघ्र, और मेरी पुत्री को देख के तुम्हें जो भी पता चले, जो तुम कर सको जल्दी जल्दी करना। मैं अब मेरी पुत्री को वैसी हालत में देख के बेबस नहीं बैठ सकता। मंत्री रधिया को राजकुमारी के कक्ष ले गया और राजा ध्रुवसेन दुखी अवस्था में बैठे रहे। राजकुमारी,
का कक्ष अति सुंदर सुंदर और शांति से परिपूर्ण, लेकिन कहीं ना कहीं शांति के पीछे शोक और दुख का मिश्रण भी था। राजकुमारी के पास में 2 दासी थे। मंत्री रधिया के आने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी अवंतिका गंभीर निद्रा में थी और बेजान पड़ी थी। रधिया राजकुमारी की बिस्तर के पास ठहर गया। उसने ध्यान से देखा। चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, पर वह शांति स्वाभाविक नहीं लग रही थी। राजकुमारी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। रधिया यह देख चिंतित हो उठा। ये नींद नहीं है, ये जैसे किसी जहरीली पदार्थ या जहरीली जीव के जहर से हुआ लगता है। मंत्री जी, क्या राजकुमारी को किसी सर्प ने डस लिया है या उन्होंने किसी जहरीली पदार्थ का सेवन किया है? नहीं रधिया, हमने बहुत से वैद्य को दिखाया, परंतु इनकी रोग का उपचार कोई नहीं दे पाए। वैसा कुछ हुआ होता तो हमें पहले ही पता चल जाता। तुम भी अब यही प्रश्न मत पूछो। अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ। सब ने बस यही बोला कि ये कोई सर्प का काम नहीं है और ना ही कोई जहरीली पदार्थ का काम। बस कोई रहस्यमय वस्तु या कोई प्राकृतिक वस्तु है, परंतु ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर रोग का कारण है क्या। महाराज, राजकुमारी अवंतिका की अवस्था की इतनी जानकारी तो मुझे पता नहीं लगा, परंतु मैं कल संध्या को फिर आऊंगा और इस बार कुछ जानकारी लेकर ही आऊंगा। इतना कहकर रधिया कक्ष से निकल गया और महाराज ध्रुवसेन के चेहरे पे थोड़ी आशा की लोह जल उठी। अगले दिन रधिया ने फिर से अपनी गाय को लेकर नीलगिरी जंगल का रास्ता पकड़ा। अब जंगल उसके लिए एक आम सी जंगल जैसे लगने लगा था और ना ही उस जंगल में उसको कोई हानि पहुंचती थी, जैसे उसकी यही नियति हो। गाय घास चढ़ने लगी, पर रधिया का मन कहीं और था। अब सब उसी तोता पर निर्भर है। वो आगे बढ़ा। मैं आ गया हूँ, जो देखा समझा अब सब बता सकता हूँ। कुछ ही क्षणों में पेड़ों के बीच से वो भव्य तोता प्रकट हुआ। बोल मानव, राजकुमारी की अवस्था कैसी है? तूने क्या देखा, क्या समझा? वो जीवित है, पर जैसे उनकी चेतना शरीर में नहीं, न पीड़ा न जागृति, बस उनका शरीर नीला हो गया है और ना ही उनको कोई जहर दिया गया और ना ही किसी सर्प ने काटा। जैसा मुझे संदेह था, वो रोग नहीं बल्कि एक जहरीली और अलौकिक पुष्प है, स्वप्न विष पुष्प। रधिया की आवाज भर आ गई। पुष्प स्वप्न विष पुष्प, ये कैसा पुष्प है और कहाँ उगती है? और आप उस पुष्प के विषय में जानते हो तो क्या राजकुमारी निद्रा से लौट सकती है? वो ठीक हो सकती है? हाँ, मुझे सब ज्ञात है। वो एक नर्क लोक की पुष्प है और वो वहां उगती है जहां किसी निर्दोष की स्वप्न का बलि चढ़ गया हो। अवश्य ही तुम्हारे महाराज ने किसी के साथ अन्याय किया था और उसी जगह वो पुष्प उगा और राजकुमारी ने उसकी सुगंध ली और मूर्छित हो स्पर्श करता है तो वो पुष्प सदैव के लिए गायब हो जाते हैं। इसी कारण कोई वैद्य, कोई हकीम राजकुमारी की रोग का पता लगा नहीं पाए। तो इसका उपचार क्या होगा? हम कुछ तो कर सकते हैं ना? अवश्य कर सकते हैं। अगर ये नीलगिरी जंगल ना होता तो नहीं कर सकते थे, परंतु ये संभव है मात्र इस वन की वजह से। यहाँ कई अलौकिक औषधि मिलती है और मुझे वो सब ज्ञान है। तू निश्चिंत रहे और चल मेरे साथ, मैं तुझे उसके औषधि के पास ले जाता हूँ। इतना कह के तोता रधिया को बरसावन जंगल के भीतर ले जाता है और एक जगह जाकर रुकता है जहाँ कई औषधि जैसे फूल थे। रधिया, यहाँ कई सारे चमत्कारी पुष्प हैं और इनमें से एक सबसे ऊपर दर्जे की पुष्प है जिसका नाम है अमीय पुष्प। तू ये पुष्प ले और जाके राजकुमारी के मुख पर इसका रस डाल दे और कुछ ही समय बाद वे फिर से ठीक हो उठेगी। क्या ये सच में काम करेगा? और ये काम करेगा भी तो इसमें आपका क्या लाभ? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। रधिया, क्या लाभ, क्या नुकसान, ये जानने से अधिक जरूरी है शीघ्र अपने राजकुमारी को ठीक करो। तू पहले उनकी चिकित्सा कर और उसके बाद मैं तुझे बता दूंगा आखिर मैं तेरी सहायता क्यों कर रहा हूं।
परंतु हाँ, मेरे स्वार्थ के पीछे किसी को कोई हानि पहुंचाने का मन नहीं है। अब तू जा और राजकुमारी जी की सहायता कर। मैं तो यही हूं, तेरा अपेक्षा रहेगा। और हाँ, याद रखना कि मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। तोता के इतना बोलते ही रधिया ने तुरंत अमी पुष्प को लिया और अपने कमीज के जेब में पुष्प को लेके अपने गाय के साथ जंगल से निकल गया। कुछ समय बाद रधिया अपने गाय को घर छोड़ के सीधे राजमहल पहुंचा और महाराज ध्रुवसेन, मंत्री और कुछ दासियां और रधिया राजकुमारी के कक्ष में जमा हुए। और रधिया समय नष्ट न करते हुए अमीय पुष्प का रस राजकुमारी के मुख में निचोड़ देता है और देखते ही देखते राजकुमारी का शरीर का रंग ठीक होने लगा और उन्होंने अपनी आंखें धीरे से खोली और यह देख सब हैरान और खुश हो उठे और महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। रधिया, तुमने आज वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर पाया। आज तुमने मेरी जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु दी है। मेरी पुत्री की प्राण लौटा दिए तुमने। राजकुमारी की मां चंद्रप्रभा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री ही मेरी जीवन स्वरूप है और आज तुमने मेरी जीवन को वापस कर दिया है। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद रधिया। नहीं नहीं महाराज, मुझे आप यूं लज्जित मत कीजिए। ये तो मेरा दायित्व था। इस राज्य का नागरिक होने हेतु इतना तो मेरा कर्तव्य बनता था। रधिया, तुमने ये किया कैसे? कोई वैद्य, कोई हकीम राजकुमारी जी का इलाज नहीं कर सके तो तुमने कैसे? और ये चमत्कारी पुष्प ये कहां से ले आए हो तुम? क्षमा कीजिए मंत्री जी, क्षमा कीजिए महाराज। मुझे इस चमत्कारी पुष्प के विषय में विशेष जानकारी नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि ये पुष्प राजकुमारी की रोग को ठीक कर सकता था और ये ज्ञान मुझे कई और से मिली है, परंतु मैं आपको इन सब विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। ये मेरी धर्म और मर्यादा के खिलाफ होगी। इसके लिए मैं कोई भी दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अरे रधिया, थोड़ा संभाल के। तुम भूल रहे हो कि तुम महाराज के सामने हो अभी। हमें सब बताओ। मंत्री जी, भूल तो आप रहे हैं कि इसने हम पर कितना उपकार किया है। आप रधिया को कुछ मत बोलिए। हमें कुछ नहीं जानना है। हमें हमारी पुत्री वापस मिल गई है, वही बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी, रधिया को ढेर सारा उपहार से निवाजा जाए। इन्हें कभी भी धन की कमी ना हो। इतना धन दे दीजिए। मंत्री महाराज के ऐसा बोलने से चुप हो गया और हाँ में सिर हिलाया और उनके आदेश का पालन किया और रधिया के लिए धन का व्यवस्था करने गया। महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मुझे बोलने की अनुमति है? हाँ हाँ रधिया, निसंकोच बोलो। महाराज, आपकी पुत्री की अवस्था के पीछे स्वप्नविश नामक पुष्प का हाथ है। ये एक नर्क लोक का पुष्प है और वो वहीं उगता है जहां किसी निर्दोष के स्वप्न का बलि चढ़ गया हो, किसी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ हो। शायद आपसे कभी ऐसा कार्य हुआ है और महल में कहीं वो पुष्प उगा है और राजकुमारी ने उसकी सुगंध ली और वे मूर्छित हो गए। हाँ पिताजी, ये सच बोल रहे हैं। मैंने एक बैंगनी रंग की पुष्प हमारे बगीचे में देखा और उसे तोड़ के उसका सुगंध लिया था और उसकी सुगंध लेते ही वो पुष्प गायब हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। ये सुनते ही महाराजा ध्रुवसेन हताश हो गए और बोले, हमसे अनजाने में कहीं भूल चूक हुई है और उसी का दंड मेरी पुत्री को मिला है। आज तुमने हमें अंधेरे से निकाला है रधिया। हम प्रण लेते हैं कि अब से हम किसी के साथ भूल से भी अन्याय नहीं करेंगे और हमसे अनजाने में जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उनको या उनके परिवार से क्षमा मांगेंगे और उनको भुगतान करेंगे। राजा के इतना कहने के बाद रधिया के चेहरे पर एक खुशी सा गई और कुछ समय बाद उसे ढेर सारा धन पुरस्कार में मिला और वो ये सब लेके खुशी खुशी राजमहल से घर लौट आया। घर पहुंचते ही रधिया के पास इतना सारा धन देख के सुमति स्तब्ध रह जाती है और हैरानी से पूछती है, ये जी, ये सब धन कहाँ से मिला? क्या कुछ गलत काम किया है? मुझे तो भय लग रहा है। अरे सुमति, तुम भी ना हर समय डरती रहती हो। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? भला मैं क्या गलत काम करूंगा? मैं तो अपनी ईमानदारी का ही रोटी खाता हूं। ये तो बस महाराज ने मुझे उपहार दिया है। महाराज ने वो क्यों भला? वे आपसे इतना क्यों प्रसन्न हुए? अरे तुम्हें पता नहीं मैंने क्या किया है।
मैंने राजकुमारी अवंतिका की जीवन बचाई है, उसी कारण मुझे महाराज ने ये ढेर सारे उपहार दिया है। और कल चौराहे में सुन लेना, ढोल नगाड़े के साथ सूचना दी जाएगी कि राजकुमारी अवंतिका अब स्वस्थ है। सुमति हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रधिया ने इतना असाधारण कार्य किया कैसे। लेकिन जी आपने ये सब किया कैसे? आपकी तो कोई वैद्य का ज्ञान नहीं था, ना ही आप कोई हकीम हो, तो आपने किया तो किया कैसे? सब बताऊंगा सुमति, तुम बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी मुझे ये रख के थोड़ा विश्राम तो करने दो। दोनों भीतर महाराज के दिए धन को संभल के रख देते हैं और अपने चारपाई पर सुकून से बैठ जाते हैं। और रधिया सुमति को सब सच्चाई बता देता है। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जी, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? और कुछ समय बाद उसे ढेर सारा धन पुरस्कार में मिला और वो ये सब लेके खुशी खुशी राजमहल से घर लौट आया। घर पहुंचते ही रधिया के पास इतना सारा धन देख के सुमति स्तब्ध रह जाती है और हैरानी से पूछती है, ये सब धन कहाँ से मिला? क्या कुछ गलत काम किया है? मुझे तो भय लग रहा है। अरे सुमति, तुम भी ना हर समय डरती रहती हो। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? भला मैं क्या गलत काम करूंगा? मैं तो अपनी ईमानदारी का ही रोटी खाता हूं। ये तो बस महाराज ने मुझे उपहार दिया है। महाराज ने वो क्यों भला? वे आपसे इतना क्यों प्रसन्न हुए? अरे तुम्हें पता नहीं मैंने क्या किया है? मैंने राजकुमारी अवंतिका की जीवन बचाई है, उसी कारण मुझे महाराज ने ये ढेर सारे उपहार दिया है। और कल चौराहे में सुन लेना, ढोल नगाड़े के साथ सूचना दी जाएगी कि राजकुमारी अवंतिका अब स्वस्थ है। सुमति हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रधिया ने इतना असाधारण कार्य किया कैसे। लेकिन जी आपने ये सब किया कैसे? आपकी तो कोई वैद्य का ज्ञान नहीं था, ना ही आप कोई हकीम हो, तो आपने किया तो किया कैसे? सब बताऊंगा सुमति, तुम बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी मुझे ये रख के थोड़ा विश्राम तो करने दो। दोनों भीतर महाराज के दिए धन को संभल के रख देते हैं और अपने चारपाई पर सुकून से बैठ जाते हैं। और रधिया सुमति को सब सच्चाई बता देता है। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जी, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? ये बात नहीं है सुमति, विश्वास तो मैं तुमको खुद से ज्यादा करता हूं, परंतु कुछ बातें तुमको बोल के समस्या में डालना नहीं चाहता हूं। अभी ये सब छोड़ो, ये समय कुछ और बात की है। मैं नीलगिरी जंगल जा रहा हूं, उस रहस्यमय तोता से मिलने, उनको धन्यवाद करना है। उनकी वजह से अब हमारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। रधिया ये बोल के तुरंत नीलगिरी जंगल की ओर निकल गया और वो तोता से मिला। तोता जैसे रधिया से मिलने के लिए व्याकुल था और रधिया को देखते ही व्याकुलता से रधिया को पूछा, रधिया, क्या राजकुमारी ठीक हुई है क्या महाराज? तुमसे संतुष्ट हुए? बोलो रधिया, मुझे सब कुछ बताओ। हाँ, राजकुमारी की स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है और महाराज मुझसे काफी प्रसन्न हुए और मुझे ढेर सारे उपहार के रूप में कई स्वर्ण मुद्राएं दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी और राजकुमारी के सहायता से आपका क्या लाभ? रधिया ये पूछ ही रहा था कि तभी तोता के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और देखते ही देखते तोता एक व्यक्ति में बदल गया। ये देख रधिया दंग रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसे? ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? कोई देव या मायावी दानव? उस व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून भरी हंसी आ गई और वो रधिया से बोला, रधिया, मैं कोई देव या दानव नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण सा मनुष्य हूं, जिसे एक श्राप मिला था और एक तोता में बदलते इस जंगल में कैद हो गया था। रधिया थोड़ा शांत हो गया और उस व्यक्ति से बोला, परंतु कैसे? आपको किसने श्राप दिया? क्या आपसे कोई भूल हुई थी? क्या ये जंगल की वजह से हुआ था? नहीं रधिया, इस जंगल में ऐसी कोई दुर्लभ बात नहीं थी। बस इसमें कई चमत्कारी औषधि उगते थे और इस जंगल में कई वर्ष पहले एक बहुत ज्ञानी और क्रोधित साधु महाराज रहते थे और मैं भी उन्हीं को ढूंढकर इस जंगल में आया था। और फिर उन्हें मेरी बातें अहकारी लगी और उन्होंने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। मैं तो कूल राज्य का एक राजकुमार था,
जो ज्ञान और दुर्लभ वस्तुओं के खोज में इस जंगल में आया था। मुझसे बस एक भूल हो गई थी कि मैंने साधु महाराज से बोला कि आप मुझे अपने ज्ञान की शिक्षा दीजिए और हमारी राज्य में चलिए, और आपको अपनी ज्ञान की उपयोग के लिए सही जगह मिलेगा और हमारी राजमहल में राजगुरु बनने का अवसर मिलेगा। और यही वाक्य मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो अभी ऐसे अचानक ये श्राप कैसे टूट गया और वो साधु महाराज कहाँ गए? श्राप अचानक नहीं टूटा, यही नियति थी। मेरे कई विनती के बाद साधु महाराज ने मुझ पर दया दिखाई और बोले कि अगर मुझे कोई निस्वार्थ और भले मन की आदमी मिले जिसके मन में कोई लोभ नहीं है, और मैं अगर उसकी कोई सहायता कर पाऊं, तो तुरंत मेरी श्राप टूट जाएगी। और आज कई वर्षों बाद वही हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप टूट गया। और तुम जो साधु महाराज की बात कर रहे हो ना, उनकी रहस्य मैं कभी और दिन बताऊंगा, अगर नियति ने हमें फिर मिलाया तो। और तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद रथिया। मैं अभी चलता हूं, मुझे मेरे राज्य में जाना होगा। कई वर्षों मैंने अपना राज्य नहीं देखा, पता नहीं अब मेरे पहचान के वहां कौन ही होगा। खैर, अभी तुम अपने घर जाओ और मैं भी जाता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति एक रहस्यमय मुस्कान देके जंगल की दूसरी दिशा ओर निकल गया और रदिया भी खुशी खुशी अपने घर की दिशा ओर निकल गया।